नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुंवर नारायण की दो कविताएं पढ़ेंगे, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। मैं हूँ रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। पहले बता दूं कि इस कविता में 3 समांतर उदाहरण आपको मिलेंगे। पहला उदाहरण चिड़िया का, दूसरा उदाहरण फूल का और तीसरा उदाहरण बालक का। आइए एक एक करके देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहा कि जिस तरह से चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, उसी तरह से कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। लेकिन दोनों में तुलना नहीं है। क्यों? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। चिड़िया की उड़ान की सीमा है, चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता की उड़ान कल्पना के माध्यम से बहुत दूर तक जाती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, इसके कई मायने हैं। अपने हिसाब से आप इसके अर्थ निकाल सकते हैं। बाहर भीतर से यानी आंतरिक भाव और बाह्य भाव, और इस घर उस घर से कई अर्थ यहाँ भी निकाल सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान निकाल सकते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक कविता का विस्तार होता है। लेकिन चिड़िया इससे अलग है। चिड़िया उतने विस्तार तक नहीं जा सकती। इसीलिए कहा कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया उस तरह से, जिस तरह से कविता का विस्तार है, उस तरह से चिड़िया दूर तक नहीं जा सकती। आगे देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस तरह से पुष्प खिलता है, उसी तरह से कविता के भाव भी खिलते हैं, विकसित होते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। पुष्प की खुशबू से चारों तरफ महकना शुरू हो जाता है, खुशबू उसकी आने लग जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कविता की खुशबू से अर्थात कविता में जो कुछ भी शिक्षाओं से लेकर के उनके भावों तक सब कुछ है। कविता का भी वैसा ही प्रभाव होता है। लेकिन कविता और फूल में अंतर क्या है? बिना मुरझाए महकने के माने। फूल एक न एक दिन मुरझा जाएगा, लेकिन कविता मुरझा नहीं सकती। कविता कालातीत होती है, अर्थात उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समय का प्रभाव नहीं पड़ता। आज पढ़ें उसे या कई वर्षों बाद पढ़ें, वह वैसे ही प्रभाव उत्पादक होती है। अगला उदाहरण। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ बच्चे से जो तुलना की गई है, जिस तरह से बच्चों के अलग अलग खेल होते हैं, उसी तरह से कविता के भी खेल होते हैं, शब्दों से, भावों से। आपने शब्दों के खेल बहुत देखे होंगे।
अलंकार इत्यादि शब्दों का खेल ही है। तो कहा कि यह घर वह घर, जिस तरह से बच्चा किसी एक घर की सीमा तक नहीं रहता, अर्थात उसके लिए कोई स्थान विशेष, कोई वर्ग विशेष, कोई जाति विशेष का अंतर नहीं होता या भेदभाव नहीं होता, उसी तरह से कविता भी सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, अर्थात कविता या काव्य भी किसी एक व्यक्ति की थाती नहीं हो सकती या किसी एक व्यक्ति का उस पर मालिकाना हक नहीं हो सकता। उसी तरह से बच्चों की भी स्थिति है। तो इसीलिए कहा कि कविता और बच्चे एक ही जैसे हैं, वे सीमा से परे हैं और बंधनों से परे हैं। अगली कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर को पढ़ने से पहले ये जान लें कि इस कविता में आडंबर, शब्दों के आडंबर पर टिप्पणी की गई है या उस पर व्यंग्य किया गया है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। कुछ शब्दों को समझना होगा तो ये कविता समझ जाएंगे। बात सीधी थी अर्थात जो कथ्य था, जो भाव था, जो मुझे कहना था, वो कोई बहुत टेढ़ा नहीं था, बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, सीधी बात थी। मेरे भावों को पहुंचाने का कार्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। मैंने भाषा को ज्यादा महत्व दे दिया, अर्थात बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें बात फंस गई, अर्थात भावों को मैं प्रेषित नहीं कर सका, ठीक से पहुंचा नहीं सका। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, यानी कभी कभी एक शब्द से काम नहीं चलता, उस पर दूसरे शब्द, उस पर दूसरे शब्द। इसी बात को कहा कि उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, मतलब घुमा फिरा के बात को कहना किसी भी तरह से समझ में आ जाए, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात बने, बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। भाषा यहाँ पर माध्यम न रह गई अभिव्यक्ति का, बल्कि एक जाल के जैसे हो गई। यह स्वयं ही बाधक बन गई भावों को पहुंचाने में। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई, मतलब उसको समझना और मुश्किल हो गया। गलती क्या किया, शब्दों का आडंबर, अर्थात बड़े बड़े शब्दों को दिखावा करने के चक्कर में कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कर लेता हूँ, इसी चक्कर में बात क्या हो गई, पेचीदा हो गई, अर्थात भाव ठीक से श्रोता तक पहुंचे ही नहीं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, क्या मुश्किल है, अर्थात कहने में क्या समस्या आ रही है, ये मैं समझने की कोशिश नहीं किया, बल्कि क्या था, भाषा की पेंच को कसता चला गया। अब ये देखिए,
पेंच को मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन मुश्किल को धैर्य से समझे बिना पेंच को कसने का क्या मतलब। जब ऐसा करेंगे, अगर पेंच गड़बड़ लगी है तो उसे निकाल करके देखना होगा, लेकिन किया क्या, जबरदस्ती कसता ही चला गया। अब एक बात कही जाती है कि कोई गांठ बंद हो और उसको खोलना आपको आ जाए तो समझ जाएंगे कि गांठ कहाँ है। उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब ये पेंच और किल का मतलब अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, अर्थात किसी तरह से सलीके का प्रयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब ये चीज देखिए कि वे बड़े विद्वान हैं, अरे बड़े विद्वान हैं। इस तरह की बातें महफिलों में ये सब चीजें सुनी ही जाती हैं। इसी बात को कहा तमाशबीन, यानी तमाशा देखने वाले। अब यहाँ पे दर्शकों या श्रोताओं या पाठकों की बात कर रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। मतलब बात की चूड़ी मर जाना, अर्थात जो भाव था वही समाप्त हो गया। जो भाव मुझे प्रेषित करना था वही समाप्त हो गया। एक तरह से कहिए कि प्रभाव ही समाप्त हो गया। जो बात मुझे कहनी थी वो प्रभाव ही समाप्त हो गया। अब चूड़ी मर जाने का मतलब आप देखिए, अब चूड़ी के साथ जो है ये है, अब इसे पेंच का प्रयोग करके कसना पड़ता है। लेकिन अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये चूड़ी समाप्त हो जाएगी। अब फिर इसके बाद इसका कसाव भी समाप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल किल के जैसे हो जाएगी। ये जो है किल, इसमें कोई चूड़ी नहीं आप देख रहे हैं, तो ये वैसे ही हो जाएगी। कहने का मतलब जो बात का प्रभाव होगा वह नहीं होगा जो होना चाहिए था, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात भाषा मुख्य हो गई और चूड़ी द्वितीयक हो गई, किल द्वितीयक हो गई। किल की जो चूड़ियां, हार कर मैंने उसे किल की तरह, अब चूंकि उसमें चूड़ी तो थी, चूड़ी तो मर गई, अर्थात भाषा का प्रभाव समाप्त हो गया, उसी तरह ठोक दिया ऊपर से ठीक ठाक। बाहर से तो लगा बड़े विद्वान आदमी, लेकिन बात कहने का ढंग ही नहीं। पर अंदर से न तो उसमें कसाव था, बात का कोई प्रभाव नहीं था, न ताकत, अर्थात कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह से मुझसे खेल रही थी, क्यों खेल रही थी, गलती कर रहे थे, मुझे पसीना पोंछते देख करके, पसीना पोंछने का मतलब मैं असहाय महसूस कर रहा था कि छोटी सी बात को व्यक्त नहीं कर सका। पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब भाषा को सहूलियत से बरतना, अब ये इतनी बातें बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या अर्थ है। इसका ये है कि अपने जो भाव हैं उनको सहजता से व्यक्त नहीं कर पाए तुम, अर्थात कभी सीखे हो कि भावों को सहजता से कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ये दोनों कविताएं रही। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न करें, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। और आगे मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के
हिस्से के साथ। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें देख लीजिए। पेंच कसने, चूड़ी मरना बता चुका हूँ। पेंच कसने के लिए बनी चूड़ी का नष्ट होना, वक्ता की बात का मुख्य भाव खत्म हो जाना। कसाव, बात का प्रभाव, बात के संदर्भ में बात का प्रभाव। सहूलियत, सहजता, सुविधा बरतना, व्यवहार में लाना, भाव को व्यक्त कर पाना। ये सारे कठिन शब्द कुछ थे। तो आप सभी का धन्यवाद।